नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट ट्रंक पे, जहां आपको मिलेगी इतिहास के पन्नों से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि भविष्य में भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। जगत सेठ घराना वो भारतीय परिवार जो अंग्रेज और बादशाहों को देता था लोन। जब हम पीछे मुड़कर इतिहास में देखते हैं तो पाते हैं ब्रिटिश राज आने से पहले भारत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। अगर इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था तो इसके पीछे एक कारण था। राजे रजवाड़ों से लेकर मुगलों तक के खजाने भरे हुए थे। व्यापारी से लेकर आम जनता तक धनी थी। गरीबी भूखमरी दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। सन 1700 की बात है। भारत में एक ऐसे परिवार का उदय हुआ जिसने भारत में पैसे के लेन देन, टैक्स वसूली आदि को आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। एक समय इनके पास इतनी धन दौलत और प्रभाव था कि ये मुगल सल्तनत और ब्रिटिश इंडिया कंपनी से सीधे लेन देन करते थे, उनकी वित्तीय मदद करते थे। तो चलिए जानते हैं जगत सेठ घराने के बारे में। जगत सेठ यानी बैंकर ऑफ द वर्ल्ड एक टाइटल है जो फतेह चंद को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1723 में दिया था। उसके बाद इस पूरे परिवार को जगत सेठ घराने के नाम से जाना जाने लगा। आपने सेठ मानिक चंद का नाम तो सुना ही होगा, वह इस घराने के संस्थापक थे। यह परिवार अपने समय का सबसे अमीर घराना था। मानिक चंद का जन्म 17वीं शताब्दी में राजस्थान के नागौर में एक मारवाड़ी परिवार में हीरानंद साहू के घर में हुआ था। बेहतर व्यापार की संभावनाओं में हीरानंद बिहार चले गए। पटना में हीरानंद ने साल्ट पीटर का कारोबार शुरू किया और अच्छा खासा पैसा कमाया। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी पैसा उधार दिया और उनके साथ कारोबारी संबंध भी बनाए। मानिक चंद ने अपने पिता का कारोबार चारों ओर फैलाना शुरू किया और नए क्षेत्रों में कदम रखा। इसमें पैसा सूद पर देना भी एक बिजनेस था। जल्द ही मानिक चंद की दोस्ती बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खां के साथ हो गई। आगे चलकर वह बंगाल सल्तनत के पैसे और टैक्स को संभालने लगे। उनका पूरा परिवार मुर्शिदाबाद बंगाल में बस गया। मानिक चंद के बाद परिवार की भागदौड़ फतेह चंद के हाथ में आई, जिनके समय में यह परिवार बुलंदियों पर पहुंचा। ढाका, पटना, दिल्ली सहित बंगाल और उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण शहरों इस घराने की शाखाएं थी। इसका मुख्यालय मुर्शिदाबाद में था। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लोन की अदायगी, सरफा की खरीद बिक्री आदि का लेन देन था। यह हिंदू परिवार मुगल साम्राज्य में सबसे धनी परिवार था। इसके मुखिया का बंगाल सरकार पर जबरदस्त प्रभाव था। इस घराने की तुलना बैंक ऑफ इंग्लैंड से करी गई है। इसने बंगाल सरकार के लिए कई ऐसे कार्य किए जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार के लिए किए थे। इसकी आय के कई स्रोत थे। यह सरकारी टैक्स वसूलते थे और नवाब के कोषाध्यक्ष के रूप में काम करते थे। जमींदार इस घराने के माध्यम से अपने राजस्व का भुगतान करते थे और नवाब फिर इसके माध्यम से दिल्ली को वार्षिक राजस्व का भुगतान करते थे। ये सिक्कों का उत्पादन भी करते थे। सेठ मानिक चंद अपने समय में 2000 सैनिकों की सेना रखते थे। अपने खर्चों पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आने वाला सारा राजस्व इनके द्वारा ही आता था। इनके पास कितना सोना चांदी पन्ना था, इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है, लेकिन उस जमाने में यह कहावत चलती थी, जगत सेठ सोने चांदी की दीवार बनाकर गंगा के बहाव को रोक सकते हैं। फतेह चंद के समय उनकी संपत्ति लगभग 1 करोड़ पाउंड थी। आज के समय में यह रकम लगभग 1000 बिलियन पाउंड के आसपास होगी। ब्रिटिश दस्तावेजों से पता चला कि उनके पास इंग्लैंड के सभी बैंकों की तुलना से अधिक पैसा था। कुछ रिपोर्टरों का तो यह भी अनुमान है कि सन 1720 में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठ की संपत्ति से बहुत छोटी थी। यहाँ तक कि अविभाजित बंगाल की पूरी जमीन पर आधा से ज्यादा हिस्सा उनका था। यानी अभी के समय में मिला ले तो असम, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश, इनमें आधी से ज्यादा जमीन उनकी थी। फतेह चंद के बाद उनके पोते 1744 में मेहताब राय ने परिवार की भागदौड़ संभाली और नए जगत सेठ बन गए। बंगाल में अलीवर्दी खान के समय उनका और उनके चचेरे भाई महाराज स्वरूप चंद का बहुत प्रभाव था। हालांकि अलीवर्दी के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला ने उन्हें अलग थलग कर दिया। दरअसल नवाब सिराजुद्दौला ने युद्ध में खर्च के लिए जगत सेठ से 3 करोड़ रुपए की मांग की।
1750 में यह रकम काफी बड़ी थी। जब जगत सेठ मेहताब राय ने अपना जवाब ना में दिया तो नवाब ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। जगत सेठ को अपने धन दौलत की चिंता होने लगी। बदले में इन्होंने बंगाल के अभिजात वर्ग के कुछ लोगों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रची। इनका मकसद था सिराजुद्दौला नवाब को गद्दी से हटाना। इसके लिए जगत सेठ ने 1757 की प्लासी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों को फंडिंग की। प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की 3000 सैनिकों ने सिराजुद्दौला के 50,000 सैनिकों को हरा दिया। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद मीर जाफर की नवाबी के दौरान सत्ता में मेहताब राय का दबदबा कायम रहा, लेकिन जफर के उत्तराधिकारी मीर कासिम उन्हें राजद्रोही मानते थे। 1764 में बक्सर की लड़ाई से कुछ समय पहले जगत सेठ मेहताब राय और उनके चचेरे भाई महाराज स्वरूप चंद को मीर कासिम के आदेश पर राजद्रोह के आरोप में पकड़ लिया गया और गोली मार दी गई। कहा जाता है कि जब उन्हें गोली मारी गई थी तब मेहताब राय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। मेहताब राय और महाराज स्वरूप चंद की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य ढहने लगा। उन्होंने अपने स्वामित्व वाली ज्यादातर जमीन पर नियंत्रण खो दिया। ब्रिटिश ईस्ट कंपनी ने जो पैसा उनसे उधार लिया था वह कभी वापस नहीं किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में बंगाल की बैंकिंग, अर्थव्यवस्था और सत्ता थी। उनके लिए ताबूत में अंतिम कील 1857 का विद्रोह था। सन 1900 में जगत सेठ परिवार के लोग नजरों से ओझल हो गए। मुगलों की तरह आज उनके वंशजों का भी पता नहीं। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।